सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो हर साल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को ये राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 21वां नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया गया। अच्छा, एक और प्रश्न निकल के आता है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री ये कौन है? अभी जो मिनिस्टर्स चेंज हुए थे, 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए थे, उनमें से एक ये भी है। तो बताओ इनका नाम क्या है? और अगर आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करने का वो ट्रिकी वीडियो देखा होगा तो फटाफट से आप आंसर कर पाओगे। तो कैसे याद किया था? डेयरी, डेयरी यानी कि दूध वगैरह, वो कौन बेचते हैं या दूध कौन पीते हैं? पशुपालन कौन करता है? पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुषोत्तम उनका नाम होगा। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, किस देश में है? चाइना में है, फिर भारत में है। लेकिन अभी याद होगा, चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू कर दिया था, है ना? और भारत में पूछेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम कहां पर है? तो सिक्किम में है। तो जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसको याद रखना है। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी डेली करंट अफेयर्स में, तो ये आप भूलना मत कभी भी। अच्छा बताइए, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 में, पाकिस्तान में हुआ था। आपको याद होगा 2014 में जब ये 17 साल की थी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली ये अब तक की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है। एक्चुअली में 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के बंदूकधारियों ने मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मार दी थी। वैसे आपको याद होगा 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लिट्समैन अवार्ड इनको दिया था। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मलाला को दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। और वैसे पाकिस्तान सरकार ने 2012 में इनको राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार दिया था। और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, ही नेम्ड मी मलाला, जिसे 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। फिर बताइए, हाल ही में किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया? तो आंसर होगा जेला एवांट गॉर्डे। तो लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी है ये जेला एवांट गॉर्डे, और इन्होंने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। इनकी उम्र मात्र 14 साल है और ये एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है। और अभी 93 वर्षों के इतिहास में ये प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं।
सेकंड नंबर पे कौन रही? सेकंड नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को की 12 साल की भारतीय मूल की बच्ची जिनका नाम है चेत्रा थुम्माला। और तीसरे स्थान पे है न्यूयॉर्क की 13 साल की भारतीय मूल की बच्ची जिनका नाम है भावना मदिनी। बाकी देखो, वेलेरिया लुसेली का नाम आपने सुना होगा, ये मैक्सिकन लेखिका है। अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता था। जैन गुडॉल के बारे में बात करेंगे तो टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। और शाजी एन एम, जिन्हें केरल में ट्यूबर मैन कहा जाता है, अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मई को। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। तो हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता है ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जिनको अपने भोजन अभियान जिसका नाम है हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन ये हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। और अभी इन्हीं को यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है ये उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। बाकी सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 इन्होंने जीता, जिसको ऑस्कर ऑफ डांस भी कहते हैं। और ग्रीन ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं? विटली अवार्ड को कहते हैं। और 2021 का विटली अवार्ड किसने जीता? नुक्लू फॉर्म ने। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए। नागालैंड के रहने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। और शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय ने सिंगापुर में सिलंबम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा गणेशन संधिराकासन। तो अभी सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई सिलंबम प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन नाम के एक भारतीय ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये सिलंबम क्या है? तो ये एक प्राचीन हथियार आधारित यानी कि वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु क्षेत्र में हुई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिलंबम में सिलम का मतलब हो गया पहाड़ और बम का मतलब हो गया बांस, मतलब बांस का इसमें हथियार के रूप में उपयोग होता है। अच्छा, जब बात मार्शल आर्ट की चल रही है तो कुछ राज्यों के आपको मार्शल आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि गतका, ये कहाँ का है? पंजाब का। कलारीपयट्टू, ये केरल का है। थांग ता मणिपुर का है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का है। ये चारों क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने हैं चौथा संस्करण, उसमें इन चारों गेम को शामिल किया गया है। और वैसे होने कब है ये और कहां पे होने हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये इसका चौथा संस्करण है, हरियाणा के पंचकुला में होना है। वैसे अभी नवंबर 2021 में होना था, लेकिन अभी इसको आगे किसका दिया गया? अभी फरवरी 2022 में होंगे। और आप याद रखना, अभी कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना कहां पे की गई थी ऐसा पूछा जाएगा तो केरल में की गई थी। चलो आप तो और भी बताओ। पाइका, ये मार्शल आर्ट है किस राज्य का? उड़ीसा का। उत्तराखंड का है छोलिया। एक मुष्टि युद्ध भी याद रखो, ये उत्तर प्रदेश का है। मर्दानी खेल आपका है महाराष्ट्र का। और परिखंडा, ये बिहार का है। बाकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था इन्होंने। फिर बताइए, अभी हाल में किसे बीएसके साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ओमचेरी एनएन पिल्लई। तो पत्रकार हैं ये ओमचेरी एनएन पिल्लई और इनको 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान उल्लेखनीय है, जिसके कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला है। बाकी सुमन चक्रवर्ती 30वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला था। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनके उपन्यास मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान मिला इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद है आपको, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो आंसर होगा पवन सिंह को। तो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं यानी कि संयुक्त महासचिव हैं पवन सिंह, जिनको टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में चुना गया है। आपकी टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं, याद रखना।
तो टोटल 26 जूरी मेंबर ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिनमें से 6 जापान से हैं और बाकी दूसरे देशों से हैं, जिसमें से एक ये भारत से भी है। पवन सिंह इनका नाम है। अशोक कुमार का नाम आपको याद होगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। कर्नम मल्लेश्वरी का नाम तो आप जानते ही हो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला वेटलिफ्टर थी ये। ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। और चलो बताओ अभी वेटलिफ्टिंग में महिला कैटेगरी में किसने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बन गई हैं कर्नम मल्लेश्वरी। बाकी देखो अब्दुल्ला शाहिद की बात करेंगे, वैसे तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th सेशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बन गए हैं। ये केन्या से हैं और केन्या की कैपिटल नैरोबी होती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, नैरोबी में। और केन्या से एक महिला का नाम आपने जरूर सुना होगा, मार्था कुम का नाम, क्योंकि केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये, अभी बनी है, ये नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा एश्ले बार्टी ने। तो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये एश्ले बार्टी। और ये किस देश की टेनिस प्लेयर है पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। और अभी इन्होंने ही 2021 के विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और इस तरह से 41 सालों के बाद, 41 ईयर के बाद विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई है। कौन? एश्ले बार्टी। और वैसे अगर बात करोगे व्यक्ति वाइज, तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। पहला कौन सा था? 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने, आपको याद होगा। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? जिसको हराया वो नाम भी ध्यान रखो। इस तरह के प्रश्न अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाना हुआ ना एग्जाम को, तो इस तरह के प्रश्न डाले जाएंगे। तो किसको हराया? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है, जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। तो देखो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। इस साल सबसे पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने। और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। नाओमी ओसाका ये जापान की प्लेयर है। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था, जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। ये भी याद रखना, मैं बार बार आपको बताता हूँ डेली करंट अफेयर्स वाले में, क्योंकि ये प्रश्न एक बार आ चुका है एग्जाम में कि रोलैंड गैरोस ये किसको कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। तो उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था बारबोरा क्रचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है। उसमें भी मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और अभी हमने देख ही लिया विंबलडन ओपन, जिसमें महिला सिंगल टाइटल एश्ले बार्टी ने जीत लिया। अब बात आती है इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको पता है तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताओ कि हमें पता है, इसका आंसर ये होगा। और वैसे एश्ले बार्टी से आपको बता दूं, इस साल इन्होंने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी, तब भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये लीजिए प्रश्न भी आ गया। बताइए किसने विंबलडन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया, तो आंसर होगा इसका भी क्या? नोवाक जोकोविच। तो देखो कितना आसान हो गया इसको याद रखना। शुरुआत के तीनों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, जो कि सर्बिया के प्लेयर है और नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा, है ना। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करेंगे, ये जर्मन के टेनिस प्लेयर हैं। अभी मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था, जबकि वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? एरिना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। बाकी राफेल नडाल, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, वैसे ये स्पेन के प्लेयर है। अभी इटालियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था। उसके अलावा 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी इन्होंने जीता है। रॉजर फेडरर ये स्विस प्लेयर है। देखो मैं आपको बता दूं, यहां से साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 3 तो हो चुके हैं आप जानते ही, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। अभी एक बाकी है, कौन सा? यूएस ओपन। देखो यहां से भी स्टैटिक प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, इस तरह के प्रश्न। तो याद रखना बड़ा सिंपल है, पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। उसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, ये क्ले कोर्ट पे होता है। और विंबलडन ओपन ये आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। और ये जो विंबलडन ओपन है ना, इसे लास्ट टाइम 2020 में रद्द कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा जाए तो वो यही है, विंबलडन ओपन, याद रहेगा ना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या याद दिला रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों ने इसे लाइक और शेयर कर दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं।
तो याद दिलाना पड़ता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, इससे मदद मिलती है ना आपको, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करा करें, इसकी मदद जरूर करें। ठीक है, मैं मानता हूं मदद लेना अच्छा लगता है, लेकिन मदद करके देखें, आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि इन वीडियोस पे रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत मेहनत से बहुत दिल से तैयार करता हूं मैं इनको, लेकिन व्यूज नहीं आते हैं, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है इनकी। जीरो, अंडा। व्यूज नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स नहीं देखते, मतलब ये जीरो है, अंडा है, फ्लॉप है। तो प्लीज इसे अपने स्टडी ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, या अपने दोस्तों के साथ में जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ में तो शेयर कर ही सकते हो ना, फैमिली में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके साथ शेयर कर दो। सिर्फ इतना सा सपोर्ट मांग रहा हूं आप लोगों से। व्हाट्सएप पे स्टेटस है, वहां पे आप स्टेटस लगाते हो, एक आध स्टेटस इसको भी लगा दो। हेल्प तो करने से होगी, देखो करना तो पड़ेगा। और हाँ, ये वीडियो खत्म होने के बाद इसकी क्विज भी आप लगा लीजिएगा, क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। और इसमें अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया? ब्राजील को हराया है। और पिछले 28 साल में पहली बार अर्जेंटीना ने कोई बड़ा खिताब जीता है। और इसमें लियोनेल मेसी ने, जिन्होंने रिकॉर्ड 6 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। और ये खेला कहां पे गया था? खेला भी ये ब्राजील में ही गया था, और ब्राजील के साथ ही खेला हो गया। ब्राजील हार गया, अर्जेंटीना जीत गया। कोपा अमेरिका एक साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है? किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को हराया। कहां पे हुआ था? ब्राजील में ही हुआ था। और इसमें बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और ब्राजील के जो नेमार है, उनको भी बेस्ट प्लेयर चुना गया, यानी कि दोनों को बेस्ट प्लेयर चुना गया। बाकी बेस्ट गोलकीपर चुना गया एमिलियानो मार्टिन्स को। और फेयर प्ले का अवार्ड मिला ब्राजील को। देखो, अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? पंपास। और यहाँ पे जो मरुस्थल मिलेगा आपको, उसको कहते हैं पेटागोनिया का मरुस्थल। अच्छा, साउथ अमेरिका में है ना ये। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ है। और ये आपको अर्जेंटीना में ही मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, हाल ही में यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा इटली ने। तो अभी हाल ही में इटली ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 चैंपियनशिप जीत ली है। और फाइनल में किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। याद रखना, फुटबॉल का दूसरा सबसे बड़ा खिताब इसे कहा जाता है। पहला फीफा वर्ल्ड कप को कहा जाता है। और फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होने, वो कहां पे होने? कतर, दोहा में होने हैं। यूरो कप 2020 जीत लिया, याद रखना किसने? इटली ने, इंग्लैंड को हरा करके। ये इंग्लैंड में ही हुआ था। और अभी हमने पढ़ा था कोपा अमेरिका 2021, ये ब्राजील में हुआ था। जीत लिया अर्जेंटीना ने, ब्राजील को ही हरा करके। उसके अलावा यहाँ पे आपको बता दूं कि इटली के लियोनार्डो यूरो कप में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए। अच्छा बताओ, महिला एशिया कप 2022 ये कहाँ पे होंगे? होंगे तो भारत में, लेकिन भारत में भी कहाँ पे? इनके वेन्यू चेंज हो गए अभी, तो ये मुंबई और पुणे में होंगे। देखो, यूरो कप की बात करें जनरल, तो इसकी स्टार्टिंग होती है कब? 1958 में। सबसे ज्यादा स्पेन और जर्मनी ने ये जीते हैं 3-3 बार। यूरो कप ये 4 साल में एक बार होता है। और पिछला वाला 2016 वाला किसने जीता था? पुर्तगाल ने जीता था। इटली ने जीता है, तो इटली की कैपिटल रोम है। चलो बताओ, रोम ये किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। और आपको याद होगा, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये आपको मिलेगी इटली में ही। और इटली की जो कैपिटल है रोम, यहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए तो 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। और इटली रोम में ही आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा, जिसने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कप हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पूछा जाता है क्योंकि इस तरह के एग्जाम में, कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? चलो बताओ, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? अरे यही बता दो, मर्डेगा कप का संबंध किस खेल से है? आशुतोष मुखर्जी कप आपने सुना होगा, इसका संबंध किससे है? अरे सबका संबंध किससे? फुटबॉल से ही है। और अगर आपसे पूछा जाए अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल नहीं होगा, इसका संबंध है हॉकी से। अच्छा बताइए, अभी विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा समीर बनर्जी ने। तो अभी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये समीर बनर्जी, और इन्होंने विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है,
वैसे अभी विंबलडन ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब वो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और उसमें महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। नोवाक जोकोविच वो सर्बिया के प्लेयर है। विंबलडन ओपन मैंने आपको बताया था सबसे पुराना ये ग्रैंड स्लैम है और लास्ट ईयर इसी को रद्द किया गया था। किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ध्यान रखना। अच्छा चलिए बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा सोफी एक्लेस्टोन को। देखो आपको पता है इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और अभी जून महीने तक के लिए यानी कि टोटल 6 महीनों तक के लिए ये अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। तो एक महीने में 2 नाम आपको याद रखने हैं। अब टोटल 12 नाम हो गए। 12 नाम आपको याद रखने, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 1 नंबर पक्का समझो आप। तो पहले तो इस प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। अभी जून महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया सोफी एक्लेस्टोन को। ये इंग्लैंड की प्लेयर है और इंग्लैंड से याद रखना, इंग्लैंड की एक और प्लेयर है टेमी ब्यूमॉन्ट, जिन्हें फरवरी मंथ के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। जबकि पुरुष वर्ग में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को चुना गया है। चलो एक बार मैं आपको सभी रिवाइज करा देता हूं जनवरी से जून तक। देखो जनवरी की बात करते हैं तो इसमें पुरुष का खिताब जीता था ऋषभ पंत ने, महिलाओं का खिताब जीता था शबनम इस्माइल ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। फरवरी में पुरुषों का खिताब जीता आर अश्विन ने, महिलाओं का जीता टेमी बैमॉन्ड ने, जो कि इंग्लैंड की है। मार्च महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में विजेता रहे या पुरुष खिताब जीता भुवनेश्वर कुमार ने और महिलाओं में जीता लिजेल ली ने, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अप्रैल की बात करेंगे बाबर आजम, पुरुषों में बाबर आजम विजेता रहे, पाकिस्तान के हैं। और महिलाओं में ये खिताब जीता किसने? एलिसा हेली ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। फिर मई की बात करेंगे, पुरुषों में ये खिताब जीता मुशफिकुर रहीम ने, जो कि बांग्लादेश के हैं। और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस, जो कि स्कॉटलैंड की है। और जून का हम लोगों ने देख लिया, महिलाओं का खिताब जीता सोफी एक्लेस्टोन ने और पुरुषों का जीता डेवॉन कॉनवे ने। डेवॉन कॉनवे ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कैसे याद होंगे? बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार नामों को पढ़ते रहो। और इनका आपके लिए, केवल आपके लिए इनका क्विज बना करके मैंने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, ताकि आप जब भी समय मिले आपके पास पूरे 24 घंटे में, जब भी 1 आध 2 मिनट 5 मिनट आपके पास फ्री हो, तो वो एप्लीकेशन खोल के बैठ जाओ, ये क्विज लगाओ। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको। बार बार लगाओगे, बार बार लगाओगे, बार बार लगाओगे तो वो नाम आपको याद होते चले जाएंगे। करके देखना, सच बोल रहा हूं। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो पुर्तगाल के कप्तान है और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। और केवल 4 गेम खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने यह शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए थे। अभी यूरो कप 2020 हुआ था, किसने जीता था? इटली ने। हारा कौन था? इंग्लैंड। इसके अलावा इटली के जो गोलकीपर हैं जियान लुइगी डोनारुम्मा, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये भी याद रखना। कोपा अमेरिका किसने जीता था? कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके, ब्राजील में हुआ था ये। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर दोहा में। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेनिटो। अच्छा बताइए, द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करीना कपूर ने। और इस बुक में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के अनुभवों को, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे, उसके बारे में बताया है। प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने अनफिनिश्ड नाम से बुक लिखी है। जेके रॉलिंग की बात करेंगे, द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। और अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा था। कुछ 2-4 नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि शरद कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता था इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। एक शरद पगारे, याद रखो, 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और एक और कौन सा नाम? डेविड डायोब का नाम, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टेरेस गार्डन मिड डे टोटा नाम की बुक को अभी लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? थुम्मेती राघोतमा रेड्डी। अभी वाइस प्रेसिडेंट जो एम वेंकैया नायडू जी हैं,
उन्होंने थुम्मेती राघोथमा रेड्डी की पुस्तक टेरेस गार्डन मिड्डे तोटा के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त की है। और वैसे तो ये मूल रूप से तेलुगु में ये बुक लिखी गई है और अभी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? कोडूरू सीताराम प्रसाद ने। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा, इसको भी वाइस प्रेसिडेंट ने ही लॉन्च किया था। सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को लिखा और रवि शास्त्री, इनकी पहली बुक आई अभी, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नाम से। बताइए हाल ही में द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अशोक चक्रवर्ती ने। और ये एक अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में हरारे में स्थित, यानी कि जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, तो वहां पे जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं अशोक चक्रवर्ती, जिन्होंने ही इस बुक को लिखा है। बाकी धवल कुलकर्णी नाथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिनेशन नाम की बुक को लिखा। बाकी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा। और बलजीत कौर तुलसी ने कौन सी बुक लिखी थी? श्री गुरु गोविंद जी की रामायण। अच्छा बताइए हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून के देवबन इलाके में करीब 50 विभिन्न प्रजातियों वाले भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, क्रिप्टोगेमिक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वैसे तो छिपा हुआ प्रजनन। मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज से प्रजनन नहीं होता है, बल्कि उनके प्रजनन बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स की सहायता से होते हैं। मतलब उनमें कोई बीज नहीं होता, कोई फूल पैदा नहीं होता, वो गैर बीज वाले पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पे शैवाल ले लीजिए, काई हो गया, फर्न, कवक, लाइकेन आदि। और कवक से आपको याद होगा भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क, ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे खोला गया, तो ये भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खुला है। और रुको उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खुला है, तो वो भी उत्तराखंड में खुला है। और भी कुछ मैं आपको बताऊं क्या? मैं तो आपसे पूछूंगा, बताओ किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली एक छोटी ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो केरल में। और आपसे पूछा जाए पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुला है? तो ये असम में खुला है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन कौन सी है? क्या नाम है? वासुकी उसका नाम है। 295 डब्बे इसमें थे, इसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। वैसे आप जानते ही हो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, गुजरात के अहमदाबाद में है। मोटेरा स्टेडियम का नाम था, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया। चलो बताओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बन रहा है? और पूछा जाए आपसे भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पे खुला है? तो चंडीगढ़ में खुला है, तो ये भी ध्यान रखना आप। और वैसे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए अभी, पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है। फिर बताइए हाल ही में किसने नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ये केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी नागपुर में ही भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। और एक बार चालू होने के बाद नागपुर में ये एलएनजी फिलिंग स्टेशन व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला पहला संयंत्र होगा, पहला प्लांट होगा। अच्छा, बात एलएनजी की हुई है ना, एलएनजी में क्या क्या होता है? याद रखना, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि एलएनजी में, यानी कि एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो आपका गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके कारण आती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है, याद रखना। और बताइए 100% एलपीजी कनेक्शन वाला, और याद रखना 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मिथेन होती है, जैसे आप CH4 बोलते हो, इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। बाकी धर्मेंद्र प्रधान ये नए शिक्षा मंत्री बन गए। धर्म ही शिक्षा है, शिक्षा ही धर्म है, ऐसे याद किया था। अश्विनी वैष्णव, माता ने बुलाया है, माता के जाना है। अश्विनी वैष्णव, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है। तो रेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय इनके पास है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको नागपुर में ही मिलेगा। और भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को कहते हैं चैत्रा भूमि, याद रखना ये भी।
फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम मंत्रिमंडल ने कहा है कि राज्य में जनजातियों और स्वदेशी समुदायों की संस्कृति, उनकी परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाया जाएगा। तो ये जो विभाग है ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशी आबादी को उनकी आस्था, उनकी परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक सहायता भी मिल सके। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि वैदिक शिक्षा संस्कृति बोर्ड ये कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान। असम के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जानते हो आप? सर्बानंदा सोनोवाल अभी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन सा मंत्रालय मिला इनको। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अच्छा, असम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। असम के अभी 2 नए नेशनल पार्क बने हैं। एक तो रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, और एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो इस तरह से टोटल 7 नेशनल पार्क है असम के पास। अभी आपको याद होगा दुनिया का पहला अनुवांशिक रबर से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया था? असम में ही। अंबुबाची का मेला कहां लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कि आपको मिलेगा असम में ही। और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये भी याद रखना। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बिहार की कैपिटल पटना में। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना बिहार में स्थापित किया जाएगा। और याद रखना ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत का जलीय जीव जो है यानी कि गंगा नदी डॉल्फिन, उसका संरक्षण करना। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन जिसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। तो ये गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम था। चलिए बताइए, गंगा नदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिका। और आपसे पूछा जाए देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये आपको मिलेगा बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में आपको एकमात्र नेशनल पार्क भी मिलेगा जिसे कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। अभी बिहार के शाही लीची को जीआई टैग भी मिला था। अच्छा, ग्राम उजाला कार्यक्रम जो कि एलईडी वितरण कार्यक्रम था, ये शुरुआत हुई थी इसकी आरा बिहार से। और आरा बिहार आपका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी? बता दो फटाफट से। राजकुमार सिंह की। कौन सा मंत्रालय इनके पास? पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय इनके पास है। फिर बताइए, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया? तो आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को। तो अभी फिर से अगले 3 सालों के लिए श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और इनका ये जो नया कार्यकाल है सितंबर 2021 से शुरू होगा, जो कि 2024 तक चलेगा। देखो, फेडरल बैंक का बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरल में आपको मिलेगा। और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बाकी देखो, मंगू भाई छगन भाई पटेल, जानते हो ना, भी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे। और यहां से डेफिनेटली आपके प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, कैबिनेट के साथ साथ इन 8 नामों को याद रखने का भी एक ट्रिकी वीडियो बना दिया इनकी। और इन दोनों पे क्विज भी बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। और सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का भी और उन ट्रिकी वीडियो का भी। तो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना इस वीडियो के बाद में, क्योंकि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो ये चीजें पता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो। और किसी क्वेश्चन के थ्रू ही मुझे ये चीजें याद आती है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में बता देता हूं। तो देखो, मंगू भाई छगन भाई पटेल ये भी मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद आया, हिमाचल प्रदेश के बने हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश के कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे। और वो कहां पे चले गए? वो चले गए हरियाणा में। और हरियाणा के कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो चले गए त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के कौन थे? रमेश बेस, वो चले गए झारखंड में। तो ये 4 तो ऐसे ही खत्म हो गए। बाकी हरिबाबू कंभमपति ये मिजोरम के बन गए। मिजोरम के कौन थे? पीएस श्रीधरन पिल्लई थे, ये कहां पे चले गए? गोवा में चले गए। और कर्नाटक के बन गए कौन? थावरचंद गहलोत। अच्छा, हरियाणा के कौन थे? मतलब अभी तक मैंने बताया आपको, सत्यदेव नारायण आर्य थे, वो कहां पे चले गए? त्रिपुरा में चले गए। एक प्रश्न का जवाब दो, सत्यपाल मलिक, ध्यान से सुनना। हरियाणा के तो थे सत्यदेव नारायण आर्य,
मैं आपसे पूछ रहा हूं सत्यपाल मलिक ये किस राज्य के गवर्नर है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अच्छा बताइए, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया? तो आंसर होगा स्टीफन लॉफवेन को। तो स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक नेता हैं ये स्टीफन लॉफवेन, जिनको संसद के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। देखो, स्वीडन की बात करेंगे, कैपिटल इसकी स्टॉकहोम है, स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री फिर से बन गए स्टीफन लॉफवेन। स्वीडन से आपको कोई रैंकिंग याद आती है क्या जिसमें ये टॉप पे था? याद आती होगी, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें टॉप पे था स्वीडन और भारत उसमें 87 नंबर पे था। अभी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भी स्वीडन टॉप पे था। भारत 49 नंबर पे था। बाकी जोवेनल मोइस का नाम आपको याद होगा, ये हैती के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनके घर पे कुछ लोगों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। वैसे हैती की कैपिटल आप याद रखो, काफी पूछी जाती है एग्जाम में, पोर्ट ओ प्रिंस है। बाकी निकोल पाशिन्यान ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने और वोजोसा उस्मानी दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है कोसोवो देश की, याद रखना। फिर बताइए, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एरिक गारसेटी को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अभी लॉस एंजलिस के मेयर जो हैं एरिक गारसेटी, उनको भारत में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, मैं उल्टा पूछ लूं तो कि अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू हैं। बाकी क्रिस्टीन वर्मत ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव हैं। जेनेट येलेन पहली महिला वित्त मंत्री हैं, अमेरिका में बनी है नहीं ये। और एंटोनी ब्लिंकन ये विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको बोला जाता है। और अभी ऐसा प्लान है कि ये भारत की यात्रा पर भी आएंगे। एक लॉयड ऑस्टिन का नाम भी याद रखो, अभी अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं ये। बाकी मैरिक गॉर्लैंड की बात करेंगे तो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ये बने हैं। अच्छा, आप तो ये बता दो कि भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इनका नाम न्यूज में था। नाम बताओ क्या है। फिर बताइए, हाल ही में इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो आंसर होगा अबी अहमद को। और इस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा अबी अहमद का। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। तो अब आपके लिए प्रश्न बन जाता है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? बाकी स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं और इब्राहिम रईस ये ईरान के प्रेसिडेंट बने। इजराइल हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने। इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने थे। बाकी इथियोपिया के कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी है इथियोपियन बिर। फिर बताइए, अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा शेर बहादुर देउबा ने। बाकी अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने, स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने और अयमन बेनाबरदारमान ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। और काठमांडू में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। वैसे नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? बिहार से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, यूपी से और पश्चिम बंगाल से। और यहाँ की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। चलिए बताइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये भी आप ही लोगों को बताना है। हिंट में आपको दे देता हूं, मलेरिया दिवस से जस्ट 1 दिन पहले मनाते हैं। तो अब तो आपके लिए बताना आसान हो जाएगा। और भी ज्यादा हिंट चाहिए तो ऐसे देख लो, जब आपका टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है ना, तो उसकी जो तारीख है वो इसकी तारीख सेम है। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, बता दो। अच्छा बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा जापान। देखो, Q3 रैंकिंग मतलब ये तीसरी बार इस साल इसकी रैंकिंग आई है। पहली बार जनवरी में आई थी, उसमें हमने देखा था जापान टॉप पे था, भारत 85 नंबर पे था। फिर Q2 रैंकिंग आई, उसमें भी जापानी टॉप पे बना हुआ था, लेकिन भारत 84 रैंक पे चला गया था। और अब ये Q3 रैंक आई है, इसमें टॉप पे तो जापानी है, लेकिन भारत की रैंक चेंज हो गई, भारत 90 नंबर पे चला गया। तो आपको ये लेटेस्ट वाली याद रखनी है। और अभी आपको याद होगा ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था, उसके अनुसार टॉप पे जर्मनी है और भारत 61 नंबर पर है। और ये इंडेक्स एक्चुअली में बताता क्या है? ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है।
शक्तिशाली पावरफुल से मतलब हो गया, अगर इन देशों का पासपोर्ट आपके पास है तो आप बिना वीजा के ज्यादा से ज्यादा देशों में एंट्री ले पाओगे। देखो कुछ और इंडेक्सेस में आपको याद दिलाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। जैसे आपको याद होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, तो उसमें भारत 140वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और आइसलैंड से ही आपको याद होगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें टॉप पे तो आइसलैंड था, भारत 135वें नंबर पे था 135। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था, जिसमें भारत तो 142 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे नॉर्वे था। वैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं हम लोग? 3 मई को मनाते हैं। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। आपको याद होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। उसके अलावा आपको याद होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 आई थी, यानी कि कारोबारी सुगमता रिपोर्ट जो आई थी, उसमें भारत 63 नंबर पे था, उसको जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत टॉप 50 में था, 48 नंबर पे था। और अभी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जो आया उसमें यूएसए टॉप पे रहा, भारत 10वें स्थान पे था। अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 आया, उसमें टॉप पे यूएसए रहा और भारत 20वें स्थान पे था। और सबसे इंपॉर्टेंट, सदी के सबसे परोपकारी लोगों की जो अभी पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहे जमशेदजी टाटा। अच्छा, जापान से तो आपको याद भी होगा, अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर ये जापान का ये, जिसका नाम है फुगाकू। और फुगाकू से आप लिंक करके याद करो, एक अवार्ड भी है 2021 का, फुकुओका सम्मान। ये किस भारतीय को मिला है? प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को मिला है, ध्यान रखना ये। फिर बताइए, हाल ही में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया? डॉक्टर पीके वॉरियर का। तो आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर थे ये पीके वॉरियर, और अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें 1999 में पद्मश्री मिला था, और 1999 में आपको याद होगा अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला था, और इन्हें 2010 में पद्म भूषण मिला था। ये कहाँ से थे? केरल से थे, और उन्हें आयुर्वेद दवाओं की पैकेजिंग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था, जो पहले कषायम और चूर्णम के रूप में उपलब्ध थी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा आईआईटी मंडी। तो अभी आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने आलू की फसलों में पत्तियों की तस्वीर का उपयोग करके रोग का पता लगाने के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाया है। तो अब किसान आलू के पत्तों की फोटो को खींचकर इस एप्लीकेशन के मदद से ये पता लगा पाएंगे कि उनके आलू की फसल में रोग लगा है या नहीं लगा। अच्छा, ये आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में हम बात करें, जैसे कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, ये आपको मिलेगा मुंबई में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा देहरादून में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के चेन्नई में। गन्ना प्रजनन संस्थान आपको मिलेगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। अच्छा, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने उन विधवाओं को जिनके पति का अभी कोविड-19 के कारण निधन हो गया, उनके लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। तो इस योजना में उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और याद रखना, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। अभी उड़ीसा ने आपको याद होगा मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया था। उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। अच्छा, विधवा से आपको याद आता होगा एक इंटरनेशनल विडो डे होता है। कब मनाते हैं? 23 जून को। 23 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं हम। बताओ चलो कमेंट बॉक्स में कौन सा डे। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोदा गया था? ये असम के डिगबोई में। अभी असम ने ही शिशु सेवा योजना को भी शुरू किया था। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रायम भारतीयेंसिस ये क्या है?
ये पौधे की एक नई प्रजाति है। तो पौधे की एक नई प्रजाति है जिसे अंटार्कटिका में खोजा गया है। और किसने खोजा है? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने। और इस पौधे का नाम भारती रखा है। ज्ञान की हिंदू देवी मां सरस्वती के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और आपको शायद याद भी होगा, अंटार्कटिका में भारत के एक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर का नाम भी भारती है। तो आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का ये एक पहला खतरनाक असर देखने को मिला कि इसके गर्म होने से यहाँ पे पौधे उग रहे हैं, वरना वहां तो पूरी बर्फ है। अच्छा, आप तो ये बताओ, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? तो याद रखना, टोटल 3 है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, लेकिन अभी एक वर्किंग में नहीं है, बर्फ में दब चुका है ये। तो अभी 2 वर्किंग में है, मैत्री और भारती। और अगर आपसे पूछा जाए ना, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन मासिफ है, याद रखना। उसके अलावा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है? माउंट एरेबस है। अच्छा, चलिए बताइए, विज्ञान के लिए महाद्वीप नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका। विज्ञान के लिए मतलब जो भी रिसर्च वगैरह करने के लिए साइंटिस्ट लोग जाते हैं, वहां पे जाते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ? रामचरण जी 1960 में गए थे। जबकि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? एमंडसन थे, नॉर्वे से थे, 1911 में चल गए थे वो। और आपको बता दूं, इसे ही श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसके चारों ओर कौन सा महासागर स्थित है? दक्षिण महासागर। अच्छा, यहां से करंट अफेयर्स को आप लिंक कर पाओ तो एक क्वेश्चन याद आता होगा आपको। अभी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूट के अलग हो गया था, क्या नाम था उसका? A76 नाम था, याद रखना ये भी। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। और इस नई नीति में 2026 तक जन्म दर को प्रति हजार आबादी पर 2.1% और वर्ष 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा बोला गया कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जिनकी 2 संतानें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अच्छा, एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी ये कहां पे तैनात की गई थी पूछा जाएगा तो? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। और आपको याद होगा, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और अभी गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ, लखनऊ इसकी कैपिटल है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ ही आपका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा बताइए, अभी किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ और एआईसीटीई। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज स्किल यानी कि कौशल और योग्यता को बढ़ावा देने के लिए एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है। इस डिफेंस प्रोग्राम में 6 स्ट्रीम होंगी, यानी कि 6 ब्रांचेज होंगी। बाकी देखो, एआईसीटीई की बात करेंगे, इसके चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। डीआरडीओ की बात करें, इसके हेड कौन है? सतीश रेड्डी है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी आपको याद होगा, डीआरडीओ ने पिनाका का सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। उसके अलावा डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल जो कि एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका भी सफल परीक्षण किया था। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और चलो एक प्रश्न का जवाब दो। देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम अभी तैयार किया गया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम इंद्रजाल है और उसको बनाया है हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने, याद रखना ये।